हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीके क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस सैंपल पेपर नंबर 10, जो कि अरिहंत का सैंपल पेपर नंबर 3 है। तो ओके, स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। लेकिन उससे पहले थैंक यू डियर स्टूडेंट्स कि आप अपना कीमती समय वीडियो को देखने में लगा रहे हैं। तो मेरी भी 100% ड्यूटी बनती है कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दे सकूं और मैं अपनी ड्यूटी अच्छे से निभाऊंगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम सेक्शन ए का। फर्स्ट क्वेश्चन, गिवन figure shows the graph of polynomial fx equal to ax square plus bx plus c। तो ये ग्राफ दिया हुआ है, इसको देखकर हमें बताना है कि ए बी सी ये जीरो से बड़े होंगे या जीरो से छोटे, यानी कि नेगेटिव होंगे या पॉजिटिव, ये बताना है। तो ठीक है, ऐसे क्वेश्चन के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम देखते हैं कि वाई एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है। वाई एक्सिस को पॉजिटिव पे कट कर रहा है, ऊपर की तरफ। तो वाई एक्सिस पे क्या होता है, एक्स जीरो होता है। मैं अगर एक्स को जीरो रख देता हूं तो वाई एक्सिस वाला पॉइंट आएगा। तो ये क्या हुआ, ए इंटू जीरो और बी इंटू जीरो प्लस सी, और ये आ गया वाई वाला पॉइंट, दैट इज सी। और हमें पता है कि y तो पॉजिटिव में है, जहां पर ये y एक्सिस को कट कर रहा है वो पॉइंट पॉजिटिव है, तो यानी कि c पॉजिटिव होगा। ये बात हमें यहां से पता चली, क्योंकि c ही वो पॉइंट है जहां पर वो इसको कट कर रहा है, बस x को जीरो रखना है। तो c पॉजिटिव है, ये हमें पता चल चुका है, तो c नेगेटिव वाले ऑप्शन कट कर दें। अब आते हैं हम कि हम कैसे पता लगाएंगे कि ए और बी के क्या साइन होंगे इसमें। देखो, हमें ये पता चल चुका है कि सी पॉजिटिव है। अब आगे का प्रोसीजर देखते हैं। देखो, दोनों जीरोस अगर आप देखने की कोशिश करेंगे यहां पर, तो दोनों जीरोस पॉजिटिव है। एक्स के राइट हैंड साइड में है, तो इसका मतलब दोनों जीरोस पॉजिटिव है। पॉजिटिव है। अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो लेता हूं, प्रोडक्ट ऑफ जीरो दैट इज सी बाय ए, ये भी पॉजिटिव आना चाहिए। अब सी पॉजिटिव है तो ए को भी पॉजिटिव ही होना पड़ेगा, तभी जाकर ये पॉजिटिव आंसर आ सकता है डिवाइड करके। अगर ए नेगेटिव हो गया तो नेगेटिव आंसर आ जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव। क्योंकि देखो, दोनों जीरोस पॉजिटिव, प्रोडक्ट भी पॉजिटिव। प्रोडक्ट क्या होता है, सी बाय ए, ये भी पॉजिटिव, तो ए भी पॉजिटिव होगा। तो ए ग्रेटर देन जीरो, ए लेस देन जीरो वाले ऑप्शन हटा दीजिए। ए ग्रेटर देन जीरो, सी ग्रेटर देन जीरो। अब बात आती है बी की, कि बी कैसे पता चलेगा। देखो, दोनों जीरोस पॉजिटिव हैं, तो सम भी पॉजिटिव आएगा। सम ऑफ जीरोस, पॉजिटिव नंबर्स को ऐड करके देखो, पॉजिटिव ही तो रिजल्ट आएगा। और सम क्या होता है, माइनस बी बाय ए। माइनस बी बाय ए, मुझे ये पता चल चुका है कि ए पॉजिटिव है। मुझे पता चल चुका है कि ये नीचे वाला नंबर पॉजिटिव है। अब आंसर मुझे लेके आना है पॉजिटिव। कैसे लेके आ सकता हूं, इसके आगे माइनस लगा हुआ है। अगर बी को माइनस में ले लूं मैं, जैसे बी लेट कर लेता हूं, बी -2 हो गया, तो माइनस एक आगे लगा हुआ है, एक ये -2 हो गया, +2 बन गया। तो यानी कि इसको अगर हमें पॉजिटिव रखना है तो क्या करना पड़ेगा, अगर हमें इसको पॉजिटिव रखना है तो बी को नेगेटिव लेना पड़ेगा, यानी कि बी लेस देन जीरो। तो इट मींस यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन बी। तो इस तरीके से हम फाइंड करेंगे ए बी और सी के साइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2, द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन x अपॉन वाई इज 8। ओके, इन दोनों का सम 8 है। इफ द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 1, फ्रैक्शन बिकम्स 1/2। द सिचुएशन कैन बी रिप्रेजेंटेड एल्जेब्रिकली। बहुत सिंपल है। पहले तो दिया हुआ है दोनों का सम 8 है, तो जिनमें दोनों का सम 8 नहीं लिख रखा वो वाला ऑप्शन हटा दो, क्योंकि x बाय वाई 8 लिख रखा है। बाकी सब में ठीक है, x प्लस वाई 8, x प्लस वाई 8। ओके, अब क्या बोल रहा है, डिनोमिनेटर को 1 इंक्रीज किया, सिर्फ डिनोमिनेटर को, इसमें न्यूमरेटर को कर रहा है, इसमें टोटल फ्रैक्शन को 1 इंक्रीज कर रहा है, ये ठीक है। डिनोमिनेटर को 1 इंक्रीज कर रहा है, इट मींस यही करेक्ट आंसर होगा। देखो, कुछ सिचुएशंस पकड़कर आप ऑप्शंस एलिमिनेट कर सकते हैं, जहां से कि आपका करेक्ट आंसर अपने आप आ जाएगा। तो डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इफ tan alpha √3, tan beta 1/√3, then find the value of cotangent alpha plus beta। काफी इजी क्वेश्चन है।
टेन अल्फा रूट थ्री है, मतलब अल्फा हमें पता चल गया 60 डिग्री होगा, क्योंकि टेंजेंट 60 ही रूट थ्री होता है। टेन बीटा वन बाई रूट थ्री है, मतलब कि मुझे पता चल गया कि बीटा 30 है, क्योंकि टेंजेंट 30 ही वन बाई रूट थ्री होता है। हमें कोटेंजेंट अल्फा प्लस बीटा यानी कि कोटेंजेंट 90 फाइंड करना है, जो कि जीरो होता है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम आनी ही नहीं चाहिए, कोटेंजेंट 90 होता है जीरो। तो इसके अंदर हम बी ऑप्शन को मार्क करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम एक्स एक्सिस, जब भी किसी भी पॉइंट का एक्स एक्सिस से या फिर वाई एक्सिस से हमें डिस्टेंस निकालना हो, तो जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो डिस्टेंस होता है वाई एक्सिस से। ये आपको याद रखना है, एक्स कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस से डिस्टेंस होगा, वाई कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस से डिस्टेंस होता है। और डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव में लिया जाता है। जैसे इसमें अगर वाई एक्सिस से पूछा होता तो आप -3 नहीं लिखते, आप 3 यूनिट लिखते। ओके, हमें एक्स एक्सिस से पूछा तो वाई वाला कोऑर्डिनेट 8 यूनिट इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। दैट्स ऑल। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रैशनल नंबर दिस विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस ऑफ डेसिमल। देखो टर्मिनेटिंग तो है, अब कैसे पता चलेगा कि कितने प्लेसेस के बाद टर्मिनेट हो रहा है? डिनोमिनेटर में 2 की और 5 की पावर्स चेक करेंगे हम। पावर ज्यादा वाली पावर ले लेनी है, ज्यादा। देखो 2 की पावर 4 है, 5 पावर 3 है, ज्यादा पावर मुझे 4 दिखाई दे रही है, इसका मतलब ये 4 प्लेसेस के बाद टर्मिनेट हो जाएगा। आफ्टर 4 प्लेसेस इट विल टर्मिनेट। डी करेक्ट ऑप्शन होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 6। द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल ऑफ रेडियस ए सेंटीमीटर इज। देखो रेडियस ए दिया हुआ है और इसको एक स्क्वायर सर्कमस्क्राइब कर रहा है, हमें स्क्वायर का पेरीमीटर बताना है। देखो ये ए है तो ये भी ए हो गया, ये टोटल साइड हो गई 2a, तो इसका मतलब स्क्वायर की ये वाली साइड कितनी है? 2a है। और हमें पेरीमीटर चाहिए, पेरीमीटर क्या होता है? बाउंड्री, टोटल साइड्स का सम। तो ये 2a है, या तो फॉर्मूला लगा दो 4 इंटू साइड, या फिर कॉमन सेंस से 2a ये है तो ये भी 2a, 2a और 2a, 8a इसका करेक्ट आंसर हो गया। 8a इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 8a इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ए बॉक्स कंटेन्स कार्ड्स नंबर 6 to 50। एक बॉक्स है जिसके ऊपर 6 to 50 नंबर्स लिखे हुए हैं, यानी कि नंबर्स कितने हो गए? देखो 1 to 5 नहीं है, 5 नंबर्स हटा दो 50 में से, 45 टोटल नंबर्स हो गए। ओके, ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन कैन हैज ए नंबर विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर हमें यहाँ से ढूंढने हैं। देखो 6 के बाद परफेक्ट स्क्वायर होता है 9 का, जो कि 3 का परफेक्ट स्क्वायर होता है, और लास्ट परफेक्ट स्क्वायर 49 का होता है, जो कि 7 का परफेक्ट स्क्वायर होता है। इसका मतलब 3, 4, 5, 6 एंड 7, ये इन सबके परफेक्ट स्क्वायर इसी के बीच में आने वाले हैं, इसी के बीच में आने वाले हैं। यानी कि कितने नंबर हो गए? 1 2 3 4 5। तो फेवरेबल केसेस हुए 5 और टोटल केसेस होंगे 45। टोटल केसेस 45 होंगे, तो प्रोबेबिलिटी इसकी 1/9 आ गई। ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो चुकी है, ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ए बॉय वॉक्स 8 मीटर ड्यू ईस्ट, ईस्ट की तरफ 8 मीटर जाता है। 6 मीटर ड्यू साउथ, साउथ की तरफ 6 मीटर जाता है। हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, यहां से कितने दूरी पर है? सिंपल पाइथागोरियन ट्रिपलेट अगर आपको याद है तो डायरेक्ट आप आंसर मार्क कर सकते हो, नहीं तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। पाइथागोरियन ट्रिपलेट इसका 6 8 10 का होता है, तो ये वाली साइड 10 मीटर आ जाएगी। सिंपल पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया है मैंने, पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। द ग्राफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0
इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट टचेस, ये सब बताना है हमें कि एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट करती है। देखिए ऐसी जब भी इक्वेशन मिले आपको तो चेक करें कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू में क्या आ रहा है। देखो इसको इधर ले गया, इक्वल टू में नेगेटिव आ रहा है, किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव में तो आ ही नहीं सकता, किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर। इसका मतलब x की कोई भी वैल्यू ऐसी हो ही नहीं सकती जो इसकी जीरो बन जाए, और जब एक भी जीरो नहीं है तो x एक्सिस को टच ही नहीं करेगा, क्योंकि x एक्सिस को टच करने का मतलब हो गया कि उसकी जीरो। तो नाइदर टचेस नॉर इंटरसेक्ट, ये सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ना तो एक्स को टच करेगा और ना ही एक्स को इंटरसेक्ट कर पाएगा, ये सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नाइदर टचेस नॉर इंटरसेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन डज नॉट हैव ए सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं है, ऐसा किस केस में होता है? a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, इस केस में कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो k की वैल्यू बतानी है। देखो ये केस होता है पैरेलल लाइंस का, पैरेलल लाइंस का, जिसके अंदर पहले दो रेशो इक्वल है। तो डायरेक्ट रेशो का पता कैसे करेंगे? 3 का डबल हो रहा है, इधर भी y का डबल कर दो, इधर y है तो इधर 2y होना चाहिए था, तो 2k की वैल्यू आ गई, k की वैल्यू 2 आ गई। डायरेक्ट हम पता कर सकते हैं, डायरेक्ट पता कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। इन ट्राइंगल PQR, इफ PS इज इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल P, एक बार डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए क्वेश्चन में। ये दिया हुआ है कि PQR एक ट्रायंगल है जिसके अंदर PS एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया गया है, यानी कि ये दोनों एंगल इक्वल है। मीटिंग QR एट S, PQ इक्वल टू 13, ये 13 दिया हुआ है। QS, ये S पॉइंट है, QS है 3 प्लस एक्स, और SR x माइनस 3, PR 7। ओके, देन x की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो एंगल बाइसेक्टर में जब भी ये एंगल बाइसेक्टर होगा तो क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर के अंदर जो आजू बाजू वाली साइड्स का रेशियो होता है, यानी कि PQ और PR का जो रेशियो होगा, इसका और इसका, वही रेशियो नीचे वाले दोनों पार्ट का भी होता है, यानी कि QS अपॉन SR, ये एंगल बाइसेक्टर के केस में होता है। ओके, PQ मुझे पता है 13 है, PR मुझे पता है 7 है, इक्वल टू QS 3 प्लस एक्स है, और x माइनस ये x माइनस 3 है SR। ओके, अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, लेकिन पुट करेंगे, हम वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करके हम चेक करेंगे कि किस में रेशियो इक्वल आ रहा है, वो ज्यादा अच्छा तरीका होगा। मान लो मैंने 9 देखा, तो 9 प्लस 3 हो गया 12, और 9 माइनस 3 हो गया 6, तो 12/6 तो 2 बनता है, 13/7 के इक्वल नहीं बनेगा, यानी कि ये ऑप्शन गलत हो गया। 10 रख के देखते हैं, 3 प्लस 10 ये 13 बन रहा है, अब इधर 10 माइनस 3 ये 7 बन रहा है, ये इक्वल बन रहा है, यानी कि बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो काफी सिंपल क्वेश्चन है, एंगल बाइसेक्टर में ये थ्योरम को आप याद रखें, इसे हम बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स फॉर्म ए रिंग, कॉन्सेंट्रिक सर्कल है जो कि रिंग बना रही है, एक सर्कल ये मैंने मान लिया, और ये मैंने एज्यूम कर लिया एक और सर्कल, दो सर्कल हो गए जो कि एक रिंग बना रहे हैं, ये इस तरीके से। द इनर एंड आउटर सर्कमफेरेंस ऑफ द रिंग, इनर सर्कमफेरेंस और आउटर सर्कमफेरेंस दिए हुए हैं हमें। ओके, इनमें सी की वैल्यू दी हुई है, इनर वाले की ये मैं सोल्व कर लेता हूँ, 352/7 ये दिया हुआ है, इनर सर्कमफेरेंस ये दिया हुआ है, आउटर सर्कमफेरेंस 75 इंटू 7 हो गया, 7 7 जा 49, 325 प्लस सॉरी 525, 528 डिवाइडेड बाय 7। ओके, अब हमें क्या करना है, अब विड्थ निकालनी है रिंग की, यानी कि ये,
अब ये विड्थ हम कैसे निकालेंगे? क्लियर सी बात है, बाहर वाली रेडियस में से अंदर वाली रेडियस हमें माइनस करनी होगी, तभी हम ये विड्थ निकाल सकते हैं। तो ठीक है, बाहर वाली रेडियस में से अंदर वाली रेडियस हम माइनस कर देते हैं। या फिर एक और मैं आपको एक छोटा सा तरीका बताना चाहता हूँ, अगर आप अप्लाई करें तो 2πr माइनस 2πr अगर मैं ले लेता हूं, मतलब आर कैपिटल आर ले लिया मैंने इसको और स्मॉल आर ले लिया मैंने इसको, ये डिफरेंस मुझे पता है, सिंपल सब्ट्रैक्ट ही तो करना है इसको, सिंपल सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे सब्ट्रैक्ट करता हूं तो इधर बचेगा 6, इधर बचेगा 7 और इधर बचेगा 1/7, माइनस किया ये बच गया। अब इससे क्या होगा कि 2 पाई इधर कॉमन लिया तो r माइनस आर, एक्चुअल में यही हमें वैल्यू है जो चाहिए। तो 2 पाई को जस्ट इधर ले जाना, आप बस 2 पाई को इधर लेके जाना है और सोल्व हो जाएगा। देखो मैं इधर लेके जाता हूँ, r माइनस आर क्या आ गया 176/7, और ये 2 पाई जाएगा डिवाइड में, 2 पाई दैट इज 22/7, वो 7 ऊपर पहुंच गया, एक 7 से 7 कट हो गया। अगर मैं इसे 2 से कट करता हूं देन आई विल गेट 88, और अगर मैं 22 से कट करूंगा देन आई विल गेट 4। इट मींस 4 मीटर इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। 4 मीटर डिफरेंस आ गया दोनों की रेडियस के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। इन द गिवन फिगर बी डी पैरेलल है सीई के, ओके, ए बी 1.5 दिया हुआ है, बी सी 6 है, ए डी 2 है और डी ई निकालना है। देखो सिंपल बीपीटी लगेगा, आजू बाजू वाली साइड्स जिस पार्ट में बट रही है वो रेशो इक्वल होगा, यानी कि ए बी और बी सी का रेशो, ए डी और डीई का रेशो ये इक्वल होता है बीपीटी, जब भी लाइंस पैरेलल हो। तो डायरेक्ट देखो ना कितने टाइम्स हो रहा है, 1.5 का 4 टाइम्स होता है 6, क्योंकि 15 इंटू 4 60 होता है, तो 1.5 इंटू 4 6, 2 इंटू 4 कर दो सीधा, आंसर आपके सामने होगा। 2 4 जा 8, यानी कि डीई की वैल्यू 8 आ गई, तो करेक्ट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। A child has a die whose 6 faces show the number as given below. ये 6 faces दिए हुए हैं. Okay, the die is thrown once. The probability of getting 5 is, 5 आने की probability क्या है? मैं देख रहा हूँ 5 कितनी बार है, एक भी बार नहीं है, 0। तो 0/6 probability 0 हो गई, यानी कि C इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया, probability हो गई 0। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पोलिनोमियल? पोलिनोमियल नहीं है, कौन सा नहीं है? देखो देखते ही पता चल रहा है, पावर माइनस में आ रही है। पोलिनोमियल के अंदर पावर, जो वेरिएबल की पावर है, वो हमेशा एक होल नंबर में होती है, होल नंबर, यानी कि 0 हो सकती है, 1 2 3 4 5 6, ना ही फ्रैक्शन में हो सकती ना नेगेटिव में हो सकती। तो मुझे देखते ही पता चल गया कि यही इसका करेक्ट ऑप्शन है, तो इट मींस ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, यही है जो पोलिनोमियल नहीं है, यही है जो पोलिनोमियल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 16। द एज ऑफ डॉटर इज 1/3 ऑफ एज ऑफ हिज हर मदर, इफ द प्रेजेंट एज ऑफ मदर इज x ईयर्स, अभी के टाइम पर मदर की एज x ईयर्स है, देन एज ऑफ डॉटर आफ्टर 15 ईयर्स विल बी, 15 साल बाद कितनी एज होगी? देखो वैसे तो ऑप्शन देखकर ही हमें पता चल रहा है कि एक ही ऑप्शन है जिसके अंदर 15 ऐड हो रहा है, यही ऑप्शन है जिसके अंदर 15 ऐड हो रहा है। लेकिन अगर आप पूरा सोल्व करना चाहते हैं, ये पूरा अगर आप सोल्व करना चाहते हैं तो किस तरीके से करेंगे, देखिए इसने बोला कि जो मदर की एज अगर x है तो उसका 1/3 यानी कि बाय 3 कर दिया, ये डॉटर की आ गई प्रेजेंट एज, इसमें अब 15 साल बाद पूछा है तो +15 करेंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ए, ए हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर। काफी सिंपल क्वेश्चन है, इक्वेशन बनाने वाले डायरेक्ट इसी तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, चेक द रिलेशन बिटवीन द फॉलोइंग ट्रायंगल्स, इनके बीच में रिलेशन देखना है। ओके देखो ऑप्शन देखकर ही आपको पता चल रहा है आंसर क्या है।
देखो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, सिमिलर है चारों ऑप्शंस में, यानी कि सिमिलर तो है ये। अब साइड से एक भी नहीं दी हुई है तो एस वाला केस तो इसमें लग ही नहीं सकता। एक ही केस बचता है, सिमिलर बाय ए। आपको चेक करने की भी जरूरत नहीं है, आपको चेक करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो साइड्स तो दी नहीं हुई है जो हम एस 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 या एस एस या ए एस एस ये सब फॉर्मूले यूज कर सकें। साइड तो दी नहीं हुई है, और साइड जब नहीं दी हुई है तो हम एस एस वाला केस लगा ही नहीं सकते। तो बचा ही एक केस, एंगल 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 दिए हुए हैं, तो इसका क्लियर पर्पस है कि एंगल एंगल से ही सोल्व होगा ये। तो ऐसे क्वेश्चंस को थोड़ा सा आप एक बार क्वेश्चन देखने के बाद ऑप्शंस जरूर देख लें, उससे आपको काफी हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, काफी अच्छा क्वेश्चन है। साइन एक्स प्लस कोसिकेंट एक्स 2 दिया हुआ है, और साइन पावर 19 प्लस कोसिकेंट पावर 20 किसके इक्वल होगा, ये हमें बताना है। तो देखो इस कंसेप्ट को समझने के लिए हम हमें पहले ये समझना है कि जब भी हम कोई भी नंबर और उसके रेसिप्रोकल को ऐड करते हैं, नंबर और उसका रेसिप्रोकल, और वो सम 2 आता है, तो इसका एक ही मतलब है कि वो नंबर खुद एक्स वाला नंबर जो भी लिया गया है वो 1 के इक्वल है। तभी ऐसा हो सकता है, अदरवाइज हो ही नहीं सकता, क्योंकि 1 प्लस ये 1/1 1 हो गया, तभी 2 आ सकता है, और किसी भी केस में 2 नहीं आ सकता। तो इसका मतलब सीधा सा है कि इसका मतलब ये 1 के इक्वल है, साइन 1 के इक्वल है, साइन 1 है, और इसका रेसिप्रोकल कोसिकेंट ये भी 1 है। मैंने इनको 1 क्यों लिया, क्योंकि भाई एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, इस कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं ये। साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट होता है, साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट है, और इन दोनों का सम 2 आ रहा है, मतलब दोनों 1 1 के इक्वल है, ये भी 1 है ये भी 1 है। अब आंसर पे की तरफ आओ कि साइन पावर 19, जब साइन 1 है तो 1 की पावर 19 भी तो 1 होगा, प्लस कोसिकेंट पावर 20, कोसिकेंट 1 है तो इसकी पावर 20 भी तो 1 होगा। तो 1 प्लस 1 2 करेक्ट आंसर हो गया इसका, इसका करेक्ट आंसर 2 हो गया। काफी सिंपल क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन हमसे टेंजेंट और कोस में भी पूछा जाता है, जैसे ये पूछ लिया जाए कि टेंजेंट एक्स प्लस कोटेंजेंट एक्स 2 के इक्वल है, एक टेंजेंट वाला पेयर बनता है, एक कोस वाला पेयर बनता है कि कोस एक्स प्लस सीकेंट एक्स ये 2 के इक्वल है। तो इस केस में भी हमसे ऐसा सेम क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसका भी आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, इसी में एक केस और बता देता हूं आपको, जो कि आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा, काफी हेल्पफुल रहने वाला है। वो एक केस और मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। इसी के अंदर कभी कभी हमसे पूछ लिया जाता है -2। जैसे मान लो ये ले लिया x प्लस 1/x इक्वल टू -2, ऐसे केस में x -1 के इक्वल होगा, ऐसे केस में x किसके इक्वल होगा, -1 के। अब अगर मान लो ये हमसे पूछा जाता कि साइन प्लस कोसिकेंट -1 के इक्वल है, तब इनकी वैल्यूज बताओ, तब हमें किस तरीके से इसको सोल्व करना पड़ता वो भी हम देख लेते हैं। साइन पावर 19, तब दोनों वैल्यूज -1 है, ये भी -1 है और ये भी। ओके, ये -1 है तो -1 पावर 19 -1 होती है, लेकिन -1 की पावर 20 प्लस 1 होती है, 0 आंसर आ जाता। या फिर हमसे ऐसा भी पूछ सकता है कि साइन पावर 19 प्लस कोसिकेंट पावर 19 दोनों ओड पावर्स दे दे, उस केस में -2 आ जाएगा, या दोनों इवन पावर दे दे तो 2 आंसर आ जाएगा। जैसे साइन पावर 20 और कोसिकेंट पावर 20 दिया होता तो 1 प्लस 1 2 भी आ जाता है इसका आंसर। तो आपको ये दोनों के दोनों केसेस दिमाग में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। इवेल्युएट 8√3 कोसिकेंट स्क्वायर साइन 60, ये सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है और कुछ भी नहीं है, तो पुट कर देते हैं। देखिए सब कुछ मल्टीप्लाई में, कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट है ही नहीं, तो सिंपल सारी चीजें कट जाएंगी, जो भी आंसर होगा वो सामने अपने आप आ जाएगा। 8√3 कोसिकेंट 30 होता है 2, 2 का स्क्वायर किया तो 4 हो गया, कोस 60 1/2, और बीच में साइन 60 भी रह गया, बीच में साइन 60 है, √3/2। और अब हम इस पे आ गए, कोस 45 होता है 1/√2, स्क्वायर किया तो 1/2 आ गया, साइन 45 होता है 1/√2, और टेंजेंट 30 होता है 1/√3,
और उसके बाद कोसिकेंट 45 का क्यूब, कोसिकेंट 45 होता है रूट टू का क्यूब, मतलब इसको 3 बार लिख लो सीधा ही। ओके, एक रूट 2 तो कट हो गया, एक रूट थ्री से कट हो गया, ये 8 इस 8 से कट हो गया। अब क्या बचा अपने पास, ये तो बचा 2, 2 4 जा 8 और रूट 3। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमें दिख चुका है, दैट इज 8 रूट 3 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। 8 रूट 3 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। सिंपल, बस वैल्यूज पुट कीजिए और आंसर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। The diameter of wheel of a bus is 1.4 meter. The wheel makes 10 revolutions in 5 seconds. The speed of vehicle in किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर में स्पीड निकालनी है। देखिए पहले हम क्या करते हैं कि डिस्टेंस निकाल लेते हैं, ये 10 रिवॉल्यूशन में कितना चलेगा। 10 रिवॉल्यूशन का डिस्टेंस कितने देर में होगा, 5 सेकेंड्स में। मैं 1 सेकेंड में निकाल लूंगा, 1 सेकेंड में निकाल के स्पीड आ जाएगी मीटर पर सेकेंड में। देखिए किस तरीके से, पहले मैं क्या करता हूं, एक रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस बनेगा, 2 पाई आर के इक्वल। तो 2 इंटू पाई इंटू आर 0.7, तो ये 0.1 पे कट हो गया, 4.4 मीटर एक रिवॉल्यूशन में जा रहा है वो। ओके, अब हमें जाना है 10 रिवॉल्यूशन, तो 10 रिवॉल्यूशन में कितना जाएगा, 10 मल्टीप्लाई करेंगे 44 मीटर। अब ये देखो डिस्टेंस हमें मिल गया, टाइम भी हमारे पास है, स्पीड निकालना कोई बड़ी चीज नहीं है। स्पीड कैसे निकलेगी, स्पीड निकलती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये 44/5। लेकिन ये जो निकला है 8.8, वो निकला है मीटर पर सेकंड में, और हमसे पूछा गया है किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर में हमसे पूछा गया है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, सिंपल देखो, ये कन्वर्जन आपको पता होगा कि जब भी मीटर पर सेकंड में है और हमें चेंज करना है इसे किलोमीटर पर आवर में, तो 1 मीटर पर सेकंड इक्वल होता है 18/5 किलोमीटर पर आवर के। 18/5 किलोमीटर पर आवर के इक्वल होता है, या 1 किलोमीटर पर आवर अगर हमारे पास है तो वो 5/18 मीटर पर सेकंड के इक्वल होता है। इसको आपको ये आपने कन्वर्जन पढ़ा होगा छोटी क्लासेस के अंदर, तो बिल्कुल वही कन्वर्जन हम यूज करने वाले हैं। मैं क्या करूंगा, 1 मीटर, मीटर पर सेकंड है, किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए 18/5 इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा। तो ये क्या बन रहा है जरा देखते हैं, 18 4 जा 72 और 79 डिवाइडेड बाई 25। तो देखो पॉइंट्स में आएगा, ये तो क्लियर पता चल रहा है, तो हम गैस भी कर सकते हैं कि सी ऑप्शन होगा। अदरवाइज आप पूरा फाइंड करना चाहते हैं तो पूरा भी फाइंड कर सकते हैं। 25 3 जा 75, 4 बचेगा, देन 25 1 जा 25, और इधर बच रहा है 17, तो 170 हो गया, तो 6 पे गया, 20 बचेगा, देन 8 पे गया 200, 25 8 जा 200। इट मीन सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया, सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। तो इस तरीके से हम इजीली इसको फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया, डिस्टेंस निकाला 10 रिवॉल्यूशन में, टाइम को डिवाइड किया, स्पीड आ गई, और कन्वर्ट कर दिया, स्पीड को कन्वर्ट कर दिया, दैट्स ऑल। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, सेक्शन बी पर हम आ चुके हैं। Okay, alpha and beta are the zeros of polynomial. Then alpha upon beta plus beta upon alpha plus 2 किसके इक्वल होगा, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ओके, तो अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा प्लस 2 किसके इक्वल होगा, हम एलसीएम ले लेते हैं, हम एलसीएम ले लेते हैं। ओके, अल्फा बीटा एलसीएम आ गया, इधर बीटा तो ये बना अल्फा स्क्वायर, इधर अल्फा है तो ये बना बीटा स्क्वायर, प्लस ये बना 2 अल्फा बीटा, इधर डिनोमिनेटर में 1 मान के आप कर सकते हैं 2 अल्फा बीटा। और मैं देख रहा हूं कि ये तो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर दिखाई दे रहा है मुझे, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर
डिवाइड कर दिया मैंने अल्फा बीटा से, डिवाइड किया अल्फा बीटा से। ओके, अब दोनों चीजें मैं फाइंड कर सकता हूं कहां से, फ्रॉम दिस इक्वेशन। कैसे, सम ऑफ जीरोस होती है माइनस बी बाय ए माइनस क्यू बाय पी, ये सम ऑफ जीरोस निकल गई। ओके, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होती है सी बाय ए, अल्फा इंटू बीटा, आर बाय पी, आर बाय पी। ओके, वैल्यू पुट करते हैं और हमारा आंसर हमारे सामने होगा। अल्फा प्लस बीटा इसका स्क्वायर करना है तो क्यू स्क्वायर बाय पी स्क्वायर। ओके, इसको डिवाइड करना है तो मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं और रेसिप्रोकल कर देता हूं इसका, क्यू स्क्वायर बाय पी स्क्वायर और इधर पी बाय आर, मैंने रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर दिया। सिंप्लीफाई करेंगे, एक पी से पी कट हो जाएगा, देन क्यू स्क्वायर बाय पी आर, चेक करो किसमें, क्यू स्क्वायर बाय आर पी, ये रहा, यही इसका करेक्ट ऑप्शन माना जाएगा। ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। इफ HCF of this equal to 9, what will be the LCM? ओके, ये सिंपल इसी फॉर्मूले पर बेस्ड है कि दो नंबर्स का प्रोडक्ट इक्वल होता है उनके HCF और LCM के प्रोडक्ट के। ओके, हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। दो नंबर्स मेरे पास है ए और बी, जो कि 306 और 306 और 657 है, और ये HCF 9 है और LCM मुझे फाइंड करना है। तो क्लियर सी बात है, ये 9 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 9 डिवाइड होगा तो 9 से कट कर लेते हैं, या तो इसको कर लो या इसको, वो आपकी इच्छा है। जैसे 9 से मैं अगर इसे कट करता हूं तो 9, देखो दोनों ही कट होंगे क्योंकि HCF है, HCF वही नंबर होता है जो दोनों का फैक्टर होता है, कॉमन फैक्टर। तो 34 इंटू 657 हमें करना होगा और 22338 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। The area of triangle formed by the lines this and x axis as shown in figure। ओके, डायग्राम में तो सब कुछ दे दिया गया। देखो इसने क्या बोला, ये एक लाइन है x माइनस वाई माइनस वन। ओके, ये दूसरी लाइन है 2x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0, और ये हमें एरिया फाइंड करना है x एक्सिस का और इसका। देखो ये गलती से भी आप ये एरिया ना समझ लें, गलती से भी ये वाला जो y एक्सिस के साथ बन रहा है ये ना समझ लें, क्योंकि क्लियरली लिखा है x एक्सिस के साथ। अगर y एक्सिस लिखा होता तो मैं ये वाली ट्रायंगल कंसीडर करके चलता, तब मैं ये वाली ट्रायंगल कंसीडर करता, लेकिन अभी ये पूछा है तो मैं यही ट्रायंगल कंसीडर करूंगा। ओके, अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं जरा, अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। देखो पहले ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या है, ये यहां से लेकर यहां तक, ये देखो 1 से लेकर 6 तक जा रहा है तो बेस हो गया 5। हाइट कितनी होगी, ये एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस है वही हाइट है, और मैंने आपको बताया जो वाई वाला पार्ट होता है वही एक्स एक्सिस से डिस्टेंस होता है, यानी कि 2। तो देखो 2 से 2 कट हो गया, 5 स्क्वायर यूनिट इसकी एरिया आ चुका है इसका। तो बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बी करेक्ट ऑप्शन होगा, बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया, दैट इज 5 स्क्वायर यूनिट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सिंपल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं। इन द फॉलोइंग फिगर एल एम पैरेलल टू बी सी, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। ओके, एल एन पैरेलल टू सी डी, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू, कौन सा रिलेशन ट्रू है। देखो रिलेशन ट्रू के लिए आप कोरस्पॉन्डिंग साइड्स को देखना शुरू करें बस, इसके अलावा कुछ नहीं है। और रेशो में ए एम, इधर देखो छोटे वाली साइड ली है, बाय ए बी, ए बी बड़े वाली साइड ली है। इधर देखो ए एन, ए एन छोटे वाली साइड ली है, बिल्कुल ठीक है। ए डी, ए डी बड़े वाले ट्रायंगल की साइड है, बिल्कुल इक्वल होगा, कोई भी इसमें डाउट वाली बात नहीं है, कोई भी इसके अंदर डाउट वाली बात नहीं है। तो ये करेक्ट हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला बोथ का ऑप्शन है तो हमें अगला भी देखना पड़ेगा, अगला भी देखना पड़ेगा कि बिल्कुल इसी तरीके से, बस आपको कोरस्पॉन्डिंग पार्ट चेक करने हैं। जब दोनों
ये वाला इसके सिमिलर है, ये वाला इसके पैरेलल है और ये वाली साइड इसके पैरेलल है, तो ऐसे केस में जो कॉमन पार्ट है, कॉमन पार्ट वो पूरी बड़े वाली ट्रायंगल को भी उसी रूप में बना देता है। जैसे अगर मैं बड़े वाली ट्रायंगल को आपको बनाकर दिखाऊं, तो इसको देखिए, ए बी डी इसको भी बिल्कुल उसी रूप से बना देगा कि ये वाली जो साइड है, ये वाली एम एन, वो इसके पैरेलल हो जाती है, वो इसके पैरेलल हो जाती है बी डी के। तो पैरेलल हो गई तो हम साइड्स का रेशियो लेने में हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अच्छा, अब हम बात करते हैं सेकंड वाले की। अब हम सेकंड वाले की और बात कर लेते हैं। ओके, सेकंड वाला पार्ट क्या कह रहा है, एम एल, ये देखो छोटे वाले ट्रायंगल की साइड ली है, बाय बी सी बड़े वाले ट्रायंगल की साइड है। अब इधर देखते हैं, ए एल, ए एल छोटे वाले ट्रायंगल की साइड है, डिवाइडेड बाय ए सी बड़े वाले ट्रायंगल की साइड है। बिल्कुल करेक्ट है ये भी, ये भी करेक्ट है। यानी कि इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा लगाना पड़ेगा हमें, हमें लगाना पड़ेगा सी, दैट इज बोथ ए एंड बी। यही इसका करेक्ट ऑप्शन हमें मार्क करना पड़ेगा, सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं, दैट इज 25, क्वेश्चन नंबर 25। फ्रॉम द फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये तो सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, कुछ भी नहीं है इसमें। ये थीटा दिया हुआ है, 25 इंटू साइन थीटा का स्क्वायर। पहले साइन थीटा देखो, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है 8/10, यानी कि 4/5, 4/5 का स्क्वायर करेंगे तो 16/25 हो गया। 8/10 यानी कि 4/5, 4/5 का स्क्वायर किया 16/25, प्लस 2 इंटू कोस स्क्वायर थीटा, कोस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है 6/10, यानी कि 3/5, 3/5 का स्क्वायर 9/25, और माइनस टेंजेंट, टेंजेंट क्या है, परपेंडिकुलर बाय बेस 8/6, यानी कि 4/3। अब कोई स्क्वायर नहीं है तो सिंपल यही आएगा। ओके, अब मैं एलसीएम लेना स्टार्ट करता हूं इसका। इसका एलसीएम होगा 25 3 जा 75, 75 इसका एलसीएम होगा। ओके, इधर मैं देख रहा हूँ 16 3 जा 48 आ गया, और इधर 18 तो पहले ही है, 18 3 जा 54 आ गया, और माइनस ये 25, ये आ गया 100, ये 100 आ गया। ओके, अब मैं अगर इसे सिंप्लीफाई करता हूं तो ये बन रहा है 25 इंटू 40 प्लस 50, ये 102 बन रहा है टोटल, 102 माइनस 100, 2 बन गया ओनली, 2/75, और ये 3 पर कट हो रहा है, इट मीन्स 2/3 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। इस, ये जो परसेंटेज वाले क्वेश्चन है ना, गजब ट्रिक बताऊंगा आपको मैं, गजब तरीका बताने वाला हूं। देखो, इफ द रेडियस ऑफ सर्कल इज डिमिनिश्ड बाय 10%, 10% डिमिनिश्ड मतलब डिक्रीज हो जाता है, तो एरिया कितने परसेंट डिक्रीज होगा। देखो, एक तो जैसे रेडियस है, तो हमसे पूछ लिया जाता है डायमीटर और सरकमफेरेंस, डायमीटर और सरकमफेरेंस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर डिमिनिश हुआ है 10% तो सेम रेट से वो भी डिमिनिश हो जाते हैं, यानी कि वो भी डिक्रीज हो जाएंगे। अगर रेडियस 20% इंक्रीज हुई है तो डायमीटर भी 20% इंक्रीज होगा, और सरकमफेरेंस भी 20% इंक्रीज होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर रेडियस डिक्रीज हुई है 10% तो सरकमफेरेंस भी 10% डिक्रीज, और डायमीटर भी 10% डिक्रीज। एरिया, एरिया का हम कैसे फाइंड करेंगे। अच्छा, ये तो आप याद रख सकते हैं, रेडियस, डायमीटर और सरकमफेरेंस तीनों सेम रेशियो में चलते हैं। अब एरिया का रेशियो रेडियस के रेशियो का स्क्वायर होता है, स्क्वायर। जैसे ट्रायंगल के अंदर आप पढ़ते हैं कि दो सिमिलर ट्रायंगल में एरिया का रेशियो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर होता है, वैसा ही सेम इधर भी है। ओके, अब 10% डिक्रीज होने का मतलब क्या है, देखो पहले 10% समझ लो। 10% मतलब 10/100, यानी कि 1/10, यानी कि अगर पहले रेडियस 10 थी तो अब 1 डिक्रीज हो गई, 10 से बन गई 9,
आप चेक भी कर सकते हैं। देखो मैं मान लेता हूं कि लेट पहले रेडियस 10 थी, तो 10 का 10% 1 आ गया, मतलब 1 डिक्रीज हो गई, यानी कि अब रेडियस कितनी बनी, 9। अब रेडियस 9 बन गई। ये पुरानी रेडियस, ये अभी वाली न्यू रेडियस, रेशो ये है रेडियस के बीच में। एरिया का रेशो क्या होगा, पुराने वाला एरिया अगर 100 है तो नए वाला एरिया 81, जस्ट स्क्वायर कर दो, एरिया का रेशो आ गया। ये आपको करना है, इतना सा काम आपको करना है कि 10%, 10% का मतलब हुआ कि अगर पहले 10 थी तो अब रेडियस 9 हो गई, पहले 10 थी तो अब 9, रेशो 10 9 का है। एरिया पहले 100 था तो अब 81 हो गया। ये हर उसमें काम करेगा, आपका स्क्वायर में भी काम करेगा कि अगर स्क्वायर की साइड डिक्रीज हो जाती है 10% तो एरिया कितने परसेंट डिक्रीज होगा, सेम तरीका लगेगा। ओके, अब देखिए आप कि कितना डिक्रीज हुआ, पहले 100 था अब 81 है, हमें परसेंटेज चाहिए। परसेंटेज जब भी निकालनी हो तो हम क्या करते हैं, जितना भी डिक्रीज हुआ है, डिक्रीज की परसेंटेज चाहिए तो डिक्रीज को हम यहां रखेंगे। देखो 100 से 81 हो गया, कितना डिक्रीज हुआ, 19। डिनोमिनेटर में ओरिजिनल एरिया जो पहले था, जो पहले था वो डिनोमिनेटर में आता है और इनटू आता है 100, और परसेंटेज हमारे सामने आ जाती है, दैट इज 19%। तो बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, 19%। 19% बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन के लिए मैं आपको एक फॉर्मूला भी दे सकता हूं डायरेक्ट, अगर आपको करना हो तो आप कैसे करेंगे, देखिए एक्स परसेंट डिक्रीज हुआ है, एक्स परसेंट डिक्रीज हुआ है, या फिर एक्स परसेंट इंक्रीज हुआ है। जब डिक्रीज का केस आता है, जब भी डिक्रीज का केस आता है तब हम कैसे करते हैं, 2x माइनस एक्स स्क्र बाई 100, इतना परसेंट एरिया पे फर्क पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना है। 2x माइनस एक्स स्क्र बाय 100 कैसे, फॉर्मूला यूज करके देख लेते हैं। चलो x की वैल्यू 10% है तो 10 ये हुआ 20, और माइनस 10, 10 100, 100 बाय 100 1, तो 19% का इस पर फर्क पड़ने वाला है, 19% का इस पे फर्क पड़ने वाला है। ये तरीका डायरेक्ट होता है। अगर इंक्रीज हुई है, मान लो रेडियस या कोई भी चीज इंक्रीज हुई है और हमें एरिया पे इफेक्ट देखना है, तो हम कैसे देखेंगे, 2x प्लस एक्स स्क्र बाय 100। मान लो यहीं पर ये कहता कि रेडियस 10% इंक्रीज हो गई, अब एरिया कितने परसेंट इंक्रीज होगा, हम क्या करेंगे, 2 इंटू 10 प्लस ये 1 हो गया, 21% इंक्रीज होगा एरिया के अंदर। तो ये दो फॉर्मूले, ये भी आप दिमाग में रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। ये दो फॉर्मूले ऐसे हैं कि आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट परसेंटेज में आंसर निकल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। इफ ट्राइंगल BAC इज ट्राइंगल विद एंगल ए 90 डिग्री है। ओके, एक BAC हम ट्राइंगल बना लेते हैं, एंगल ए 90 है, ए, ये मैं एंगल 90 ले लिया, BC फ्रॉम ए परपेंडिकुलर AD इज ड्रॉन ऑन BC। ठीक है, यहां से एक परपेंडिकुलर AD डाला गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट होता है। देखो मैंने पहले भी आपको बताया लेकिन एक बार फिर से बता देता हूं, जब भी परपेंडिकुलर यानी कि राइट ट्रायंगल पर परपेंडिकुलर डाला जाता है तो कुछ एंगल्स इक्वल हो जाते हैं, कौन कौन से, जो ये वाला एंगल होगा, एंगल बी, वो इसके इस वाले एंगल के इक्वल होगा, और जो ये वाला एंगल आपको दिख रहा है एंगल सी, वो इसके इस वाले एंगल के इक्वल हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, इससे आपको सिमिलैरिटी में कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। देखो अब हमें पता लगाना है कि कौन सा किसके सिमिलर होगा, कैसे होगा, तो हम देख लेते हैं। देखो इसमें भी ओनली 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 या ऑल ऑफ दीज, तो पहले हम एक ऑप्शन चेक कर लेते हैं, अगर एक सेटिस्फाई हो गया तो दूसरा भी करेंगे, अगर दूसरा हो गया तो ऑल ऑफ दीज आएगा, फिर तीसरा चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि या तो दोनों तो हो ही नहीं सकते, दो आंसर नहीं हो सकते, इसका मतलब ऑल ऑफ दीज वाला है, या फिर नहीं हुआ तो फिर हमें इसको भी चेक करना पड़ेगा।
नहीं, अगर नहीं हुआ तो इसको चेक करने की जरूरत नहीं, खाली ए ऑप्शन हम मार्क कर सकते हैं। ओके, अब हम चेक करते हैं ऑप्शन, पहले सबसे पहले फर्स्ट उठाते हैं, फर्स्ट ऑप्शन हम उठा लेते हैं, ए बी सी डी ए सी। कैसे पता लगाएंगे कि ये सिमिलर है या नहीं है? मैं खाली बस इनको देखूंगा, इसका ए और इसका डी सेम है क्या? ए बी सी का ए बी सी का ए 90 है, और ए डी सी का डी, ए डी सी का डी भी 90 है। ओके, एक एंगल और अगर इक्वल पता चल जाए तो हो जाएगा, तो हो जाएगा सिमिलर। एंगल बी और एंगल ए ये पता लगा लो, इसका एंगल बी ये रहा, इसका एंगल बी ये रहा जो मैंने ग्रीन में लिखा हुआ है, और डीएसी का एंगल ए ये भी ग्रीन में है, ये इक्वल होते हैं, ये इक्वल होते हैं, और ये इक्वल है तो ये सिमिलर हो गया। पहले वाला तो देखो, दो एंगल इक्वल तो एंगल एंगल से सिमिलर, और ज्यादा हमें इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, डीएसी सिमिलर टू डीबीए। पहले डी वाला, डी ए सी कौन सी ट्रायंगल बोल रहा है? डी ए सी ये है, और डी बी ए ये वाली है। ओके, पहले दोनों का डी चेक करो, ठीक है, इसका भी 90 है और इसका भी 90 है, दोनों के डी तो इक्वल है। अब डी ए सी का ए, डी ए सी का ए ये रहा ग्रीन, और डी बी सी का बी, डी बी सी का बी ये भी ग्रीन, यानी कि ये भी सिमिलर हैं, दो एंगल्स इक्वल है तो ये भी सिमिलर है। इसका मतलब हमें ऑप्शन मार्क करना है डी, ऑल ऑफ दीज आर सिमिलर। अब हमें थर्ड को चेक करने की जरूरत नहीं है, वो तो सिमिलर होगा ही होगा, वो तो सिमिलर होगा ही होगा। ओके, ऑल ऑफ दीज पर हम मार्क कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन करना है स्टूडेंट्स हमें। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए पैक ऑफ कार्ड्स नंबर 2 to 53। पहले ये पता लगा लो कि टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं। टोटल 53 तक है, जिसमें से 1 to 53 होता तो 53 कार्ड्स होते, लेकिन 1 नहीं लिया तो एक हटा दो, 52 कार्ड्स हैं टोटल। ओके, द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर ऑफ द कार्ड इज ए प्राइम नंबर लेस देन 20। प्राइम नंबर है, दो से कम है, प्राइम नंबर जिसके दो ही फैक्टर्स होते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड 19। तो 4 + 4 8, 8 नंबर्स हैं जो प्राइम नंबर है, लेस देन 20 भी है। हम क्या करते हैं, 8 ऊपर और टोटल कार्ड्स के नंबर नीचे, तो प्रोबेबिलिटी हो गई, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूं, देन 2/13। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29। For what value of k does -4 is a zero of polynomial? Just -4 पुट करो और इक्वल टू जीरो बना दो इसको, -4 पुट करो और इक्वल टू जीरो रख दो। -4 मैंने यहाँ पुट किया तो ये बना 16, -4 यहाँ पुट किया तो माइनस -4 + 4 बन गया, -2k + 2 इक्वल टू कर दिया जीरो, तो ये बना 20 -2k + 2 इक्वल टू जीरो। देखो, तो रिवर्स करना सिखाता हूं आपको, 20 में से क्या माइनस करेंगी, जीरो आ जाए, 20 माइनस करना पड़ेगा। इसका मतलब ये वाला नंबर 20 है, 20 है, जिसमें से दो तो यही है, इसका मतलब 2k कितना होगा, 18, 18 है। अब 2 × k 18 बन रहा है, इसका मतलब k को 9 होना पड़ेगा, क्योंकि 9 टूजा ही तो 18 होता है। ये हम उल्टा सोल्व करते हैं विदाउट राइटिंग द इक्वेशन। बाकी आप पूरा अगर सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। तो k की वैल्यू यहां से 9 आ जाएगी, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग ए सर्टेन टेस्ट इज x/24। द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट पासिंग, देखो पासिंग की प्रोबेबिलिटी है, लेकिन ना पास होने की प्रोबेबिलिटी 7/8 है, तो x किसके इक्वल होगा? यहां से पासिंग की प्रोबेबिलिटी निकाल लो, नोट पासिंग की प्रोबेबिलिटी 7/8 है, तो पासिंग की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1 में से माइनस कर दो, 1 - 7/8 दैट इज
1/8 ये पासिंग की प्रोबेबिलिटी है, और ये किसके इक्वल है? 1/8 इक्वल दिया हुआ है x/24 के, तो 24 इधर जाएगा और 24/8 यानी कि 3 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। x की वैल्यू 3 आ जाएगी, x की वैल्यू 3 आ जाएगी इसके अंदर। दैट्स ऑल, बस यही क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। टू प्लेस ए पोल वर्टिकल on the ground, a guy wire attach attach a wire of length 26 meter to it at a point 10 meter away from the foot। एक पोल को सीधा रखने के लिए उससे एक वायर बांधी गई है, कुछ इस तरीके से, एक वायर बांधी गई है। ओके, अब ये 10 मीटर के डिस्टेंस पे है फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल, यहां से। देन द लेंथ ऑफ द पोल। ओके, तो पोल की लेंथ हमें बतानी है, गाय वायर की लेंथ दी हुई है 26 मीटर। तो जिसको पाइथागोरियन ट्रिपलेट याद है वो तो डायरेक्ट कर सकता है, 10, 24, 26। अदरवाइज पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे हम कि एक्स स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 26 स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? 676 माइनस 100, 576, जो कि 24 का स्क्वायर होता है। तो मैं यहाँ से समझ जाऊंगा कि डी ही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, डी ही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, 24। पाइथागोरस थ्योरम पर काफी क्वेश्चंस आते हैं, और उसमें अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो कम से कम, ज्यादा नहीं तो 5 से 10 मिनट का समय आपका पेपर में बच जाएगा, जो कि और अच्छे क्वेश्चंस में आपको टाइम वो आप यूटिलाइज कर सकते हैं अपना। ओके, 32 क्वेश्चन देखते हैं हम। 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट का नंबर है, सारे ही हैं 2 डिजिट के नंबर जितने भी दिए हुए हैं, वेयर टेंस डिजिट इज ग्रेटर देन वंस डिजिट। टेंस डिजिट ग्रेटर है वन से, यानी कि ये तो आंसर हो नहीं सकता। टेंस वाली जो डिजिट है वो बड़ी है, ये भी आंसर नहीं हो सकता। देखो, कॉमन सेंस का यूज किया मैंने। one's digit is obtained by either multiplying the sum of the digit by 8 and adding 1। और नंबर कैसे मिलता है? सम को 8 से मल्टीप्लाई कर दो और 1 ऐड कर दो तो वही नंबर आ जाएगा वापस। या फिर पहले पहले यही क्राइटेरिया हम चेक करते हैं कि सम ऑफ डिजिट को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया और 1 ऐड कर दिया। सम कितना बन रहा है? 5 + 1 6 बन रहा है। 6 को 8 से मल्टीप्लाई किया और 1 ऐड किया तो क्या 51 आ रहा है? नहीं आ रहा। तो ये तो 49 आ रहा है, तो नहीं आ रहा, तो यही इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब आप चेक करना चाहें तो इजीली चेक कर सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं पूरा। देखो 4 + 1 5 बन रहा है, इसको 8 से मल्टीप्लाई करने पर और 1 ऐड करने पर यही नंबर आ जाना चाहिए। आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, इसका मतलब यही करेक्ट है। और अगर आपको कंफर्म करना है तो यहां से देखो, बाय मल्टीप्लाइंग द डिफरेंस ऑफ डिजिट बाय 13। डिफरेंस कितना है? 4 और 1 का 3 है। इसको कह रहा है 13 से मल्टीप्लाई किया एंड एडिंग 2, और इसमें 2 ऐड किया, तब भी तो 41 ही आ रहा है। इसका मतलब यही हमारा करेक्ट आंसर है। देखो, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते क्वेश्चन सोल्व कर लिया, हमें कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, क्वेश्चन पढ़ते 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 क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। Two players, Sania and Deepika, play a tennis match. If the probability of Sania winning the match is 0.68, the probability of Deepika winning the match, देखो सानिया की probability 0.68 है, तो दीपिका की probability 1 में से माइनस कर दो, 0.32 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, दैट इज ए। बहुत इजी क्वेश्चन था ये तो, सीधा कॉम्प्लीमेंट्री की प्रोबेबिलिटीज पर बेस्ड था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी। ओके, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में ड्रॉ कर लेता हूं। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको दिख रही है, ए बी सी। जी इज द सेंट्रोइड। सेंट्रोइड क्या होता है? सेंट्रोइड होता है जो मीडियंस जहां पर मिलते हैं उस पॉइंट को हम सेंट्रोइड बोलते हैं, उस पॉइंट को सेंट्रोइड बोलते हैं।
ईच साइड ऑफ ट्रायंगल इज 6, ठीक है, 6 सेंटीमीटर है। द लेंथ ऑफ ए जी, ये जी सेंट्रॉइड दिया हुआ है, तो ए जी की लेंथ बतानी है। इसके लिए जो कंसेप्ट का यूज होगा वो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि मीडियन को सेंट्रॉइड हमेशा 2:1 में डिवाइड करता है। लेट ये पूरा का पूरा मीडियन है, इसका 2 पार्ट ऊपर वर्टेक्स की तरफ होगा और 1 पार्ट नीचे की तरफ होगा, यानी कि इसको तुम 2x कह सकते हो, इसको x कह सकते हो। इस तरीके से ये पार्ट डिवाइड होता है 2:1 के अंदर। ओके, अब हाइट कैसे निकालते हैं हम? इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट मुझे पता है, √3/2 इंटू साइड, ये इसकी हाइट होती है। हाइट आ गई 3√3, तो इसका मीडियन हो गया 3√3। इक्विलेटरल ट्रायंगल में हाइट ही उसका मीडियन होता है, उसकी हाइट ही उसका मीडियन होता है, तो 3√3 इसका मीडियन आ गया। अब 2x और x, 3x, टोटल हाइट है 3x जो कि 3√3 के इक्वल है। हमें 2x की वैल्यू चाहिए, तो x किसके इक्वल आया? √3, और 2x किसके इक्वल होगा? 2√3 के। तो इट मीन्स सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री बहुत इजी चैप्टर है, जस्ट आप एंगल पुट करो, आंसर निकल आएगा। द वैल्यू ऑफ 1/cos थीटा प्लस 1 ओके, इसकी वैल्यू निकालनी है, और आंसर में हमें दिख रहा है सिर्फ नंबर्स हैं जो कि सारे के सारे अलग अलग है। एक एंगल कोई भी पुट कर देते हैं हम, लेट 45 पुट कर रहा हूं मैं, 45 डिग्री पुट कर रहा हूँ। आप 90 भी पुट कर सकते हैं, 45 भी पुट कर सकते हैं, हाँ, जीरो पुट नहीं कर पाएंगे आप। सॉरी, आई एम सॉरी, 90 पुट नहीं कर सकते आप, 90 पुट नहीं कर सकते। 90 इसलिए पुट नहीं कर सकते क्योंकि देखो, ऐसा कोई भी हम एंगल रख सकते हैं जिससे नोट डिफाइंड ना बने, लेकिन 90 पुट करने पर कोस हो जाता है 0, तो 1/0 नोट डिफाइंड हो जाता है। तो 90 पुट ना करें, ये भी नोट डिफाइंड हो जाएगा। 90 पुट ना करें। 45 ऐसे केसेस में सबसे बेस्ट एंगल होता है, 45 सबसे बेस्ट होता है, तो मैंने 45 पुट किया। यहाँ पर किया तो 1/√2 होता है कोस, तो रेसिप्रोकल है तो √2 हो गया, प्लस ये तो 1 होता ही है। सिमिलरली ये बना √2 - 1, a प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, 2 - 1, तो सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सी, बहुत इजी क्वेश्चन था, सिंपल 45 डिग्री एंगल पुट किया और आंसर हमारे सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। द एरिया ऑफ सर्कुलर फील्ड इज 13.86 हेक्टेयर्स, एरिया हेक्टेयर्स में दिया हुआ है। द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग एट द रेट ऑफ 4.4 पर मीटर, 4.4 पर मीटर की जो कॉस्ट है उसके हिसाब से फेंसिंग की कॉस्ट कितनी आएगी? फेंसिंग देखो, फेंसिंग होती है हमेशा बाउंड्री के ऊपर, बाउंड्री पर, उसके लिए हमें पता होना चाहिए सरकमफेरेंस, उसके लिए हमें सरकमफेरेंस पता होना चाहिए 2πr, और 2πr के लिए रेडियस पता होनी चाहिए। रेडियस, एरिया दिया हुआ है, वहां से हम रेडियस फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे? पाई 22/7, आर स्क्वेयर, यही तो होता है एरिया, पाई आर स्क्वेयर, वो इक्वल है 13.86 हेक्टेयर्स में है, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लो क्योंकि ये पर मीटर है। अब ये आपको याद रखना है कि 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर होता है, ये आपको याद रखना है, यानी कि इंटू 10,000 मैं कर दूंगा इसके अंदर। ओके, नाउ आर स्क्वायर क्या हो जाएगा? 138600 इंटू 7/22। मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ इसको, सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। देन 22 पहले तो जाएगा ये 6 पे, 6, देन 300। ओके, आर स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है 44100, यानी कि आर की वैल्यू इसका स्क्वायर रूट 210 मीटर। रेडियस निकल चुकी है, रेडियस निकल गई तो 2πr निकालो और 4.4 मल्टीप्लाई कर दो। 2πr, 2 पाई ये रहा, और आर ये रहा, और इसमें मल्टीप्लाई किया मैंने 4.4,
तो 7 ये कट हुआ 30 पे, तो पॉइंट तो खत्म हो जाएगा। इस इधर 0 है, इधर ये है, तो पॉइंट खत्म हो जाएगा। अब हम चेक कर लेते हैं सिर्फ यूनिट डिजिट, जैसे 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 लास्ट में 2 आया, 2 4 जा 8, लास्ट में 8 आएगा। मैं देख रहा हूँ एक ही ऑप्शन में लास्ट में 8 है। आप चाहो तो पूरा मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन कई बार यूनिट डिजिट हमें ऐसा रिजल्ट दे देती है जो डायरेक्ट हम आंसर मार्क कर देते हैं विदाउट कैलकुलेशन। तो आप चाहो तो पूरा मल्टीप्लाई कर सकते हो, आपका आंसर 5808 आ जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। द वैल्यू ऑफ, सिंपल वैल्यू पुट करनी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। टेंजेंट 30 हमें पता है 1/√3 होता है, और कोटेंजेंट 60 अगेन 1/√3 होता है। टेंजेंट 30 अगेन 1/√3 इंटू साइन 30 1/2 प्लस 1/2। तो देखो क्या बन रहा है, 2/√3। नीचे देखो 1/2 1/2, ये तो 1 हो गया, 1/√3, ये इससे कट हो गया, 2 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 2 इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया, तो ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। इफ द पॉइंट k, 4 divides the join of point this and this in 1:3, then k की वैल्यू बतानी है। ठीक है, बहुत इजी है ये, सिंपल, हम सेक्शन फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। 2,6 5,1, और यहाँ पर सिर्फ x वाला ही लिख लेता हूँ मैं, k। ओके, अब हम मैं देख रहा हूँ कि ये इसे 1 3 में डिवाइड कर रहा है, तो k की वैल्यू क्या होगी, 5 इंटू 1 और प्लस 3 इंटू 2, यानी कि 6 डिवाइडेड बाय इन दोनों का सम, दैट इज 4। तो 11/4 मुझे आंसर में मिल गया, जो कि सी ऑप्शन है। तो यही इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यही इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी अगर आप बिल्कुल एग्जैक्टली इस क्वेश्चन को देखोगे, तो इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको दिखाई देगा कि ये गलत है, एक्चुअली ये क्वेश्चन गलत है। 4 नहीं हो सकता यहाँ पे, यहाँ पे जो मैंने 4 लिखा नहीं है, ये 4 एक्चुअल में हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर के इसे 1:3 में डिवाइड कर रहा है, तो 4 भी इसे 1:3 में डिवाइड करेगा। लेकिन 4 का मैं देख रहा हूँ यहाँ से डिस्टेंस 2 आ रहा है, और यहाँ से डिस्टेंस 3 आ रहा है, ये इसे 2:3 में डिवाइड कर रहा है, एक्चुअली 2:3 में डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर ये जो 4 है ये गलत है, लेकिन खैर कोई बात नहीं, इसने के पूछा था, के में कोई दिक्कत नहीं है, हमने के निकाल दिया। लेकिन एक्चुअल में ये कोलिनियर नहीं हो सकते, यानी कि एक ही लाइन में पॉइंट नहीं हो सकते ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इन द गिवन फिगर ए बी सी डी ए रिप्रेजेंट क्वाड्रेंट। ओके, ये क्वाड्रेंट है जिसकी रेडियस 7 है। ठीक है, एरिया बहुत इजी है, हम क्या करेंगे, क्वाड्रेंट का एरिया 1/4 होता है सर्कल का, यानी कि πr²। रेडियस हमें पता है 7 है, माइनस ट्रेंगल का एरिया, ये वाली जो ट्रेंगल आपको दिख रही है, इसका एरिया हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, दैट हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। 2 से 2 कट हो गया, इधर 7 से 7 कट हो गया, तो 38.5 बन रहा है इधर, क्योंकि 77/2 है, और -7 यानी कि 31.5 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाए। बहुत सिंपल था, सिंपल, मैंने एरिया लगाया पहले क्वाड्रेंट का, क्वाड्रेंट का 1/4 πr², और माइनस कर दिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ 1/2 इज ए जीरो पॉलिनोमियल, देन सम ऑफ द जीरोस। तो सम हमें बताना है। देखो 1/2 जीरो है, तो 1/2 हम पुट कर लेते हैं, इसके अंदर पुट कर लेते हैं। तो या हम एक काम भी कर सकते हैं, देखो 1/2 इसकी जीरो है, एक और जीरो हमें नहीं पता ना, मैं x मान लेता हूं। अब देखो इनका प्रोडक्ट हमें पता है, बिना k निकाले हम आंसर तक पहुंच सकते हैं। मुझे प्रोडक्ट पता है c/a, बिना k निकाले हम आंसर तक पहुंचेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इसके इक्वल है, तो x की वैल्यू क्या आ गई, -5/4 इंटू 2, यानी कि -5/2। और इसने पूछा सम ऑफ जीरोस, यानी कि 1/2 और -5/2, इनका सम पूछ रहा है, -4/2 दैट इज 2। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं।
प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का कंसेप्ट मैंने लगाया, जहां से दूसरी जीरो भी निकल गई, और फिर तो इन दोनों का सम ही पूछा, सम कर दिया, के की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। अदरवाइज इसका अल्टरनेट तरीका क्या होगा कि आप 1/2 पुट करें, यहाँ से के की वैल्यू आएगी और के ही सम के इक्वल हो जाएगा, के खुद ही सम के इक्वल होगा, क्योंकि सॉरी, के का नेगेटिव, क्योंकि सम होता है माइनस बी बाय ए, तो माइनस के सम बन रहा है, इसका नेगेटिव मतलब के की वैल्यू 2 निकलेगी आपकी, तभी तो क्या सम क्या हो जाएगा, -2। तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को करना था। नेक्स्ट हम देखते हैं, सेक्शन बी भी हमने कंप्लीट कर लिया है, हम आ रहे हैं सेक्शन सी के ऊपर, केस स्टडी के क्वेश्चंस। ए वेजिटेबल सेलर हैज 420 potatoes and 130 tomatoes. He want to stack them in such a way that each stack is same number and they take up the least area of the tray. Okay, तो हम देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। टोटल नंबर ऑफ वेजिटेबल्स, ये तो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड सा क्वेश्चन पूछ लिया, बस टोटल नंबर करवाया जा रहा है आपसे, 420 प्लस 130 सम पूछा जा रहा है, तो 420 प्लस 130 550 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। Question number 42, the product of exponents of prime factor of total number of vegetables, total number of vegetables ये है, इसके जो प्राइम फैक्टर्स बनेंगे उसके एक्सपोनेंट्स का सम चाहिए अपने को। 5 देखो 550 है, 550 क्या होता है 11 इंटू 50, 50 क्या होता है 2 इंटू 25, 25 क्या होता है 5 पावर 2, मैंने सभी की पावर निकाल दी। अब ये प्राइम नंबर्स के एक्सपोनेंट है 2 1 1, इनका प्रोडक्ट पूछ रहा है, तो 2 इंटू 1 क्या आएगा 2 आएगा, प्रोडक्ट 2 आ गया, ए करेक्ट आंसर हो गया, दैट्स ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट इज द नंबर ऑफ वेजिटेबल्स दैट कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टेक फॉर दिस पर्पस, हर एक स्टेक में कितने वेजिटेबल्स रखे जा सकते हैं। अब काम का क्वेश्चन आया है, एचसीएफ निकालना है आपको 420 एंड 130 का, 420 एंड 130। देखो इसके फैक्टर्स जो बन रहे हैं वो बन रहे हैं 2 इंटू 5 10 हो गया, 10 इंटू 13, और ये हो गया 2 इंटू 5 तो आएगा ही क्योंकि 10 है। अब बचा 42, 42 होता है 2 इंटू 21, तो 2 की पावर 2 हो गई, और 21 होता है 3 इंटू 7। अच्छा हमें चाहिए कॉमन फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स की लीस्ट पावर, 2 आ रहा है और 5 आ रहा है, जस्ट 10, एचसीएफ इसका 10 हो गया। बाकी ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको बताया हुआ है कि आप डायरेक्ट ऑप्शन से उठाकर भी कर सकते हैं। जैसे अगर मैं ऑप्शन से उठाता तो कैसे करता, पहले मैं 45 से दोनों को डिवाइड करने की कोशिश करता, 130 को डिवाइड नहीं कर पा रहा है 45, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, 40 भी नहीं कर पा रहा है, नहीं हो सकता, 10 दोनों को डिवाइड कर पा रहा है, 35 को भी देखते, 35 भी इसको डिवाइड नहीं कर पा रहा, तो 35 भी नहीं होता। ऑप्शन से अगर आप देखने की कोशिश या देखने की आपको आदत पड़ गई ना, तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के मास्टर्स हो जाएंगे। ओके नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44, the sum of exponents of prime factors of the number of vegetable that can be placed in each stack for this purpose। okay अब ये 10 के जो प्राइम फैक्टर्स बन रहे हैं उनके एक्सपोनेंट्स का सम पूछा जा रहा है, तो 1 प्लस 1 2 आ गया, ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ईच स्टेक का पूछ रहा है ना, ईच स्टेक यानी कि 10, हर एक स्टेक में हमें 10 रखने, तो इसके सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 45 है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ रोज इन विच दे कैन बी प्लेस्ड, कितनी रोज में रखे जाएंगे। देखो एक रो में 10 आ रहा है, टोटल 550 वेजिटेबल्स हैं जिसमें एक रो में 10 वेजिटेबल्स रखनी है, डिवाइड कर दो, 55 वेजिटेबल्स हैं, 55 रोज के अंदर वो टोटल वेजिटेबल्स आ जाएंगी 55 रोज के अंदर। ओके इसी के साथ फर्स्ट केस स्टडी हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट केस स्टडी हम देखते हैं जिसके अंदर फिर से हमें 5 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। क्लास 10 स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल इन गोमती नगर has been allotted a rectangular plot of land of gardening activity, ठीक है, sapling of rose plant और ये सब चीजें दी हुई है, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन क्या है सीधा,
व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, पी के कोऑर्डिनेट्स, पी ये दिख रहा है 4 6, ये कह रहा है कंसिडरिंग ए एज ओरिजिन, ये ओरिजिन है तो हमें दिख रहा है x4 है और y6 है, तो 4,6 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर, आर के कोऑर्डिनेट्स पूछे गए हैं। आर, ये आर का x तो 6 है और y हमें यहां से दिख रहा है 5 है, y 5 है, तो 6,5 ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं द डिस्टेंस बिटवीन क्यू एंड आर, क्यू एंड आर। ओके, आर हमने अभी अभी निकाला है 6,5 है, मैं लिख लेता हूं यहाँ पर, आर के कोऑर्डिनेट 6,5 है। क्यू के कोऑर्डिनेट्स अभी फाइंड कर लेते हैं हम, देखिए क्यू के कोऑर्डिनेट्स, क्यू इधर 3 है और इधर 2 है, तो 3,2 क्यू के कोऑर्डिनेट्स हो गए, 3,2, 3,2 हमें डिस्टेंस निकालना है, तो 6 माइनस 3, 3 हो गया 3 का स्क्वायर 9, प्लस 5 माइनस 2, 3 हो गया 3 का स्क्वायर 9, यानी कि डिस्टेंस आ गया √18 या फिर 3√2, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया है, तो हो सकता है मिस प्रिंटिंग हो गई ऑप्शंस में, लेकिन हाँ आंसर करेक्ट निकाला है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जरूर ऑप्शंस में ही कुछ ना कुछ मिस प्रिंटिंग है, ये या तो 3√2 लिखना चाहिए था और गलती से 2√3 लिख दिया, ऐसा कुछ होगा। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। पी क्यू आर एक कैसी ट्रायंगल है ये हमें बताना है। ठीक है, अभी अभी देखो हमने आर और क्यू के कोऑर्डिनेट 6,5,3,2 वो तो हमने लिख ही लिए थे, 6,5 और 3,2, और पी के कोऑर्डिनेट्स भी हमें पता है, ये देखिए 4,6, पी के कोऑर्डिनेट्स हैं 4,6, हमें क्या करना है, पी क्यू निकालना है, क्यू आर निकालना है, और पी आर, ये सारे के सारे हमें डिस्टेंस निकालने हैं, और तभी हम डिसाइड कर पाएंगे। अगर पाइथागोरस लग रही है तो राइट हो जाएगी, अगर तीनों साइड इक्वल है तो इक्विलेटरल हो जाएगी, अगर एक भी साइड इक्वल नहीं है तो स्केलिन ट्रायंगल हो जाएगी। ओके, अब हम चेक करते हैं। मैंने अभी अभी एक डिस्टेंस फाइंड किया था आर क्यू, आर क्यू 3√2, मैं लिख लेता हूँ आर क्यू, क्योंकि ये तो फाइंड कर ही लिया, इसको दोबारा क्यू फाइंड करना है, 3√2। पी क्यू फाइंड करता हूं मैं, 4 और 3 का गैप 1, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और 6 और 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 1 √17, डायरेक्ट मैंने फाइंड किया और लिख दिया। ओके, ये दोनों इक्वल तो नहीं है, मतलब कि इक्विलेटरल तो नहीं हो सकती यहाँ, या तो स्केलिन होगी या राइट होगी, राइट में भी अभी चेक कर लेते हैं। पी आर, पी आर भी निकालना पड़ेगा, 2 डिफरेंस हुआ 2, 2 का स्क्वायर हो गया 4, और डिफरेंस हुआ 1, √5 आ रही है ये डिस्टेंस, √5 आ रहा है, तो इसका स्क्वायर बन रहा है 17, इसका स्क्वायर बन रहा है 5, और इसका स्क्वायर बन रहा है 18, इन दोनों को ऐड करके बड़े वाली साइड नहीं आ रही है, तो राइट ट्रायंगल भी नहीं है, तो हमें किस पर जाना पड़ेगा, ओनली एक ही ऑप्शन बचता है, स्केलिन, तीनों साइड इसकी अलग अलग हैं, तो स्केलिन ट्रायंगल पर हम जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, सेंट्रॉइड हमें निकालना है, तीनों का सम बाय 3 करेंगे हम, तीनों के कोऑर्डिनेट्स मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो तीनों का सम 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 3 13, और बाय 3, सेंट्रॉइड होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय 3, इसी तरीके से इधर ये भी 13 बन रहा है, 5 प्लस 2 7 प्लस 6 13, 13/3 13/3, ये इसका सेंट्रॉइड आ गया, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स हमने ये सैंपल पेपर कंप्लीट किया है, सैंपल पेपर नंबर 10 हमने कंप्लीट किया, और बेसिक और स्टैंडर्ड के पेपर्स भी मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप जाकर जरूर देखिए। टोटल इसको मिलाकर हम 12 सैंपल पेपर्स डिस्कस कर चुके हैं टिल नाउ, और अभी कंटिन्यू रहेगी ये सीरीज। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।